नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आज लॉन्च होगा लोगो और वेबसाइट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे लॉन्च। सम्मेलन के जरिए भारत देगा ग्लोबल साउथ की आवाज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम विभाग ने जताई शीतलहर की संभावना। पंजाब में लोहड़ी पर ठंड का रेड अलर्ट। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका से बातचीत के सभी रास्ते हैं खुले हुए। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम से जुड़े नियमों को किया अधिसूचित। राष्ट्रीय महासंघों में मेरिट वाले खिलाड़ियों को शामिल करने के पात्रता नियमों को भी किया गया पेश। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल भारत करने वाला है और इसी कड़ी में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत होगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। ये मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है और साथ ही ये वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान वे राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री मानसा नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के एसटी आर्ट्स और बीआर कॉमर्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर बाद वे पैथापुर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद के साणंद में फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। आनंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और इसके अलावा खेड़ा में संतराम मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने ईडी के अभियान पर आपत्ति जताई, तो वहीं कोलकाता उच्च न्यायालय में ईडी द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतीक जैन के घर पर तलाशी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अदालत में दाखिल आवेदन के अनुसार वर्ष 2021-22 में गोवा में आईपैक के खाते में हवाला के जरिए कोयला घोटाले के 20 करोड़ रुपए भेजे गए थे। गोवा में आईपैक के कामकाज की देखरेख संस्था के सह संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन कर रहे थे और इसी कारण सॉल्ट लेक स्थित इंडियन पैक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और प्रतीक जैन के परिसर में तलाशी ली गई थी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिले हैं और ये सूचना मिलने पर केंद्रीय सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि 11 तारीख को पश्चिम बंगाल स्थित एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस आए हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरंत एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है और कहा है कि केंद्र सरकार उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की।
और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, और इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। लुमडिंग सिलचर अगरतला रेलवे लाइन को असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इन परियोजनाओं को मंजूरी तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से आज इन इलाकों में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दौड़ रही है। साल 2017 में असम के लोगों का लगभग 2 दशकों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और पूर्वोत्तर के विकास को गति मिली। पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने अपने रेलवे मानचित्र में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। लंबे समय से लंबित परियोजनाएं महज सर्वेक्षण दस्तावेजों से बाहर निकलकर हकीकत में तब्दील हो गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन दक्षिणी असम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर है, जो त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जैसे पर्वतीय राज्यों को न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करता है। कुल 434 किलोमीटर की ये परियोजना अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए राष्ट्रीय विकास दृष्टि के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को 1996-97 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से काम शुरू नहीं हो पाया। इसके रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2004 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अहम परियोजना होने के बावजूद शुरू में सीमित वित्तीय उपलब्धता, दुर्गम भूभाग, प्रतिकूल मौसम, सड़क संपर्क की कमी और 2006-2009 के दौरान उग्रवाद जैसी गंभीर चुनौतियों की वजह से परियोजना अटकी रही। सुरक्षा के लिहाज से टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती करनी पड़ी। हालात बेहतर हुए तब जाकर साल 2009 के बाद सामान्य निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू हो सकी। 25 मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मंच पर इस परियोजना की समीक्षा की। कई बार कैबिनेट और सचिव स्तर की बैठकें हुई। इसके बाद परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और 24 घंटे तेजी से काम हुआ। परिणाम स्वरूप 27 मार्च 2015 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने पहली ब्रॉडगेज मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इसके पहले फेज का लुमडिंग सिलचर खंड 31 मार्च को यातायात के लिए खोल दिया गया। दूसरे फेज में बदरपुर कुमारघाट, बराईग्राम, दुल्ल बछेड़ा तथा सिलचर जिरीबाम खंड को पूरा किया गया और 1 मार्च 2017 को पूरे कॉरिडोर का कमीशनिंग किया गया। दूसरे चरण के पूरे होने के साथ ही बराक घाटी आसपास के पूर्वोत्तर राज्यों का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया। लुमडिंग सिलचर बदरपुर अगरतला लाइन जो पूरा किया गया, उसमें काम करने की काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई थी। वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन की असुविधा हो रही थी, जंगलों में परमिशन की आवश्यकता काफ़ी पड़ रही थी और उसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू काफ़ी था उस समय, जो बाद में धीरे धीरे काम करते हुए जब हम आगे बढ़े, सहयोग हमें मिला। स्टेट गवर्नमेंट का भी कहिए, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला। बट ये सहयोग जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाया, ये प्रगति में रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर रिव्यू के कारण हो पा रहा था और उस सहयोग के कारण ही हम इसको पूरा कर पाए। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए एक मील का पत्थर है। इस परियोजना में 12.86 किलोमीटर लंबी कुल 21 सुरंगें शामिल हैं। परियोजना की सफलता लगातार संस्थागत प्रयासों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से ही संभव हो सकी। इसकी वजह से यात्रा के साथ माल परिवहन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सिलचर, अगरतला, इम्फाल, आइजोल, गुवाहाटी और दिल्ली तक पहुंच को आसान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि इस वर्ष से कई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। CG सेमी, कैंस टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र 2026 में उत्पादन शुरू करेंगे। बता दें आपको, सेमीकंडक्टर AI में वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है भारत। अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है और इस वर्ष कई सेमीकंडक्टर यूनिट्स यहां पर उत्पादन अपना शुरू करने जा रही हैं। 2028 तक देश में तैयार होगा मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और साथ ही 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप्स निर्माण में सक्षम होगा भारत। AI में संप्रभु बनना हमारा लक्ष्य है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अश्विनी वैष्णव ने इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही। आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और अब किसान 15 जनवरी तक फसल बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा करवाने के लिए ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है वह उस बैंक में अपना बीमा करवाएं, जबकि अऋणी कृषक 15 जनवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक और जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र और ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुआई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों के हमले और खेतों में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। और देश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। खासकर उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई है और इसके साथ ही पंजाब में आज लोहड़ी पर ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही अमृतसर और जम्मू एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ है, जो यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के भी कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कोहरे के साथ साथ गहरी धुंध देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
और देश के कई हिस्सों में जारी भीषण शीतलहर का असर आम लोगों के साथ साथ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर भी पड़ा है। ऐसे में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने विभिन्न क्लिनिकल स्थितियों में ठंड से बचाव और सही प्रबंधन को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कि अत्यधिक ठंड का असर खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर ज्यादा पड़ता है और इसीलिए किडनी, डायबिटीज, फेफड़ों और हृदय रोगियों के लिए इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या कहना है इन डॉक्टरों का, आइए जानते हैं। ठंडे तापमान की वजह से शरीर पे जो असर हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए मेन चीज़ है कि आपका एक्सपोजर कम किया जाए। विशेष रूप से जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी देख रेख के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि उनका जो कपड़े पहनाने का तरीका है, जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो उचित रूप से और उचित मात्रा में उनको पहनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो है कि सर को ठीक से ढकना है, कैप का, टोपी का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर ज़्यादा है, बाहर अगर जा रहे हैं तो दस्ताने हैं, मोजे हैं, इसका इस्तेमाल भी करना है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। बाहर निकलना एक्सट्रीम आवर्स पे, जैसे कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिविटी ही बंद करनी है, अपने आप को घर में बंद करना है, बिकॉज उसकी वजह से भी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। जैसे एक्टिविटी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड कम हो रही है तो शुगर बढ़ने का रिस्क भी रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डेज आफ्टर 11 बजे के बाद जब धूप निकल चुकी है। ज़्यादातर इस जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 mmHg समर्स के मुकाबले सर्दियों में ब्लड प्रेशर इस जाड़े में बढ़ जाता है। और किडनी डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ऐसा इलाज है जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने को धीरे करता है। विंटर सीजन के कारण, कोल्ड वेव के कारण और कोल्ड एयर के कारण काफ़ी सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। ये देखा गया है कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, लोगों को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है और फीवर हो जाता है। तो ऐसे जो इस तरह के, और ये देखा गया इनमें वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी हुआ है इस तरह के पेशेंट में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉमन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि आप फीवर के लिए पैरासिटामोल लें और पानी खूब पीते रहें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, स्टीमुलेशन करें, गार्गल करें, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लें। और साथ में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है या एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD है और एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, देन इस तरह के मरीजों को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान में लगभग बीते 2 हफ्तों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई बार हमले की धमकियां दी जा चुकी हैं। और अब सोमवार को ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% का टैरिफ झेलना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान वाशिंगटन द्वारा पेश किए गए सुझावों का अध्ययन कर रहा है। हालांकि इस कदम के बारे में बहुत कम विवरण दिया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने ट्रंप की टैरिफ घोषणा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। खेल मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया है और साथ ही राष्ट्रीय महासंघों में मेरिट वाले खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कई स्तर वाले पात्रता नियमों को भी पेश किया गया है। दोषी व्यक्तियों के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को जारी रखा गया है। ये अधिनियम 1 जनवरी को आंशिक रूप से लागू किया गया था। राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने उप नियमों में बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है ताकि वे नए कानून का अनुपालन कर सकें। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन सहित शीर्ष शटलर अपने हालिया फॉर्म को ठोस नतीजों में बदलने की कोशिश करेंगे, खासकर घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए। दिल्ली एक बार फिर बैडमिंटन के रंग में रंगने को तैयार है। राजधानी में देश की सबसे बड़ी बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF इंडिया ओपन 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस बार प्रतियोगिता में दुनिया भर से 200 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 13 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 आंस यंग, भारत की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, स्टार युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। As an athlete, as a player, we try and give our 100% no matter what. And yeah, finally, I think it's a great pleasure to be here today. And I think it's always nice to play in Delhi because every year, starting the year, of course, we had Malaysian Open, but I think, in Jan, playing the Indian Open, it's always nice to play at the start of the year, new year, fresh year. So I hope we get some good results here. इंडिया ओपन 2026 विश्व स्तरीय खेल और बेहतर दर्शक अनुभव का वादा करता है, जो भारत में बैडमिंटन के बढ़ते कद को दर्शाता है। $9,50,000 की इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट अगस्त में भारत में होने वाली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक अहम टेस्ट इवेंट भी होगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17 साल बाद भारत में होने जा रहा है। As a player, I think we have seen the evolution of the India Open since last 15 odd years, and I think to be a part of that amazing journey and to see that the tournament is growing every year bigger and bigger, I think it's a big proud moment for us as players. इस टूर्नामेंट में युवा भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी पर भी सभी की नजरें होंगी, जो बड़े मंच पर खुद को साबित करने को तैयार हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में जबरदस्त जोश, रोमांच और शीर्ष स्तर का बैडमिंटन देखने की उम्मीद की जा रही है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 16 से 18 जनवरी 2026 तक बांसेरा पार्क नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 8 देशों के 148 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से शुरू होगा और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ICCR की महानिदेशक के नंदिनी सिंगला के मुताबिक ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का अहम मंच है। ICCR द्वारा 11वां इंडिया इंटरनेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करने के लिए ICCR की डायरेक्टर जनरल के नंदिनी सिंगला जी हैं। मैडम, कितना बड़ा ये आयोजन है और कब से कब तक हो रहा है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें? इस साल और बड़ा पैमाने पे हो रहा है। 8 देशों के 150 कलाकार इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगी और दिल्ली में 3 दिन होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 16, 17 और 18 जनवरी को बांसेरा पार्क में होगा। और इसके बाद 5 और शहरों में इस महोत्सव को हम लेके जाएंगे। 11वां ये पूरा ये एडिशन है, पहले भी तमाम ये कार्यक्रम हुए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है और इस बार जो परफॉर्मेंस हो रही हैं वो उनमें क्या खास होने वाला है? इस साल बहुत ही दिलचस्प ट्रूप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रूप आ रहा है कजाकिस्तान से, जो इनॉग्रेशन में अपनी प्रस्तुति पेश करेगी। इसमें करीब 70 आर्टिस्ट हैं और ये ऑर्केस्ट्रा भी करेंगे और बैले भी करेंगे और इनका म्यूज़िक कंपोज किया है हमारे जाने माने वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम साहब ने, पद्म विभूषण एल सुब्रमण्यम जी। मलेशिया से पद्मश्री इब्राहिम रामली, वो एक प्रस्तुति प्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है राधे राधे, कृष्ण लीला है। लिथुएनिया से भी एक इंडो लिथुएनियन डांस एंसेम्बल की प्रस्तुति होगी।
सांस्कृतिक रूप से संबंध मजबूत करने में ICCR का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरीके के जो डांस और म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं वो किस तरीके से संबंधों को मजबूत करते हैं, लोगों के आपसी संबंध को मजबूत करते हैं और देशों के संबंध को मजबूत करते हैं। नृत्य, संगीत और कला सीमाओं को पार करते हैं, दिलों को, देशों को जोड़ते हैं और इसी संस्कृति के पुल, कल्चरल ब्रिजेस जो कहते हैं, ICCR बनाता है भारत के बीच विश्व के साथ। कल्चर विदाउट बॉर्डर जो है, इसी ध्येय वाक्य को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुछ ऐसे कलाकार भी आएंगे जो कि भारत के संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करेंगे, अपने देश के नृत्य और संगीत के साथ में फ्यूजन के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा है वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई देती है। कैमरामैन राजेश जेकी के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।